बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। कल यानी 22 जुलाई को गुज़िश्ता रोज़ दो फैसले आए। एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सरगोदा से, स्पेशल कोर्ट से, और कोट लखपत जेल के अंदर जो एक ट्रायल हो रहा था वहाँ से भी रात गए एक फ़ैसला आया। जब ये फ़ैसला आया तो बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं देखिए, रात के वक्त फ़ैसला आया है, बड़ा गलत है। शायद हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बहुत से फ़ैसले हमारे मुल्क में रात को आए हैं। पिछले साल 2024 में इसमें 3 फैसले तकरीबन ऐसे ही सारा सारा दिन की कार्रवाइयों के बाद रात को आए। अगर उससे पीछे जाया जाए तो इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले हनीफ अब्बासी साहब के खिलाफ रात को उन्हें फैसला सुनाया गया उनके खिलाफ ANF केस के अंदर, और उनको जेल भेजा गया। ये तो हमारी तारीख रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर पहले कुछ गलत हुआ तो अब भी वही होना चाहिए। अब कल जो फैसले आए उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत मेजर सेटबैक्स हुए हैं। जहां पंजाब असम्बली के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अहमद खान भच्चर साहब अपनी सीट गवा बैठे, उनको 10 साल जेल होगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सज़ा के तहत, की जुर्म के तहत। इसी तरह रात को जो फैसला आया उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब तो उससे बरी हो गए, यानी शेरपाव पुल हमला केस में। लेकिन जो और शख्सियात थी, यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, इनको 10-10 साल से कैद की सज़ा हुई है। और एक जो गलती फैलाई जा रही है, मैं उसकी दुरुस्ती ज़रूर करना चाहूँगा। एक कानूनी एलिमेंट है कि जो सज़ाएँ उनको मुख्तलिफ दफ़ात के तहत और भी मिली हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत तो मिली है। कहा यह जा रहा है कि ये एक्यूमुलेट हो के ये सज़ाएँ होंगी या कंजेक्टिवली खुदा न खास्ता सज़ाएँ होंगी, ऐसा नहीं है। ये कंकरेंटली चलती हैं सज़ाएँ, लिहाजा उनको जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 10 साल की होगी। और जो सज़ाएँ वो काट चुके हैं, जितना अरसा वो जेल में काट चुके हैं, उसका बेनिफिट भी उन्हें CRPC का जो सेक्शन है 382 उसके तहत मिलेगा, यानी जो वो काट चुके हैं वो माइनस हो जाएगा। लेकिन बहरहाल आम फैसले हैं। अजीब सी डिस्कशन एक चल पड़ी है। एक डिवीज़न ये कह रहा है, एक तरफ ये है कि जी सज़ाएँ बिल्कुल दुरुस्त हुई हैं, कानून और आइन के मुताबिक हुई है, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी नहीं, ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। वैसे हमारे मुल्क में जब रियासती ज़ोर हो या रियासती ताकत हो तो फिर कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से होनी चाहिए, कानूनी हुक्म फैसलों में रह जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप अब तक जो मैं देख पाया हूँ, जो सरगोदा का फ़ैसला है उसके अंदर जज साहब ने मुतअद्दिद दफ़ा 2-3 चीज़ें लिखी हैं। एक ये कि कुछ जो माइनर डिस्क्रेपेंसीज़ हैं, यानी अगर कोई FIR लॉजिंग के अंदर प्रॉब्लम हुआ है, डिलेड हुई है, तो उसकी भी वजह उन्होंने लिखी है कि इस पर एतराज़ किया जाएगा तो ये क्यों कानूनी है कि जो FIR अगर थोड़ी सी डिले हुई। साथ उन्होंने कहा है कि जब आप इतने ज़्यादा एविडेंस को और इतने ज़्यादा जो विटनेसेस हैं, तकरीबन 33 के करीब विटनेसेस थे, उनके जो एक्चुअल अकाउंट्स थे उनको आप वेरीफाई करेंगे तो फिर आप थोड़ी सी डिस्क्रेपेंसी अगर हो भी जाए तो वो मैटर नहीं करती। बहरहाल इसका सियासी एस्पेक्ट या सियासी असर क्या है वो हमारे सामने है। ये रेला शुरू हो गया है सज़ाओं का, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो भी काफ़ी भयानक हो सकता है। क्योंकि अभी फैसला आना है GHQ हमला केस का, अभी फैसला आना है जनाह हाउस हमला केस का, और 9 मई से मुतल्लिक कई केसेस ऐसे हैं जो लाहौर में रजिस्टर्ड है, वहाँ से भी फैसला आ सकता है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। अदर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अदर काज़मी साहब। आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। मैं जारी बात है हुकूमत का एक मौक़िफ़ इसके ऊपर होता है जो सज़ाएँ दी गई हैं, बट मैं डिस्पैशनेट व्यू अतर काज़मी साहब आपका चाहूँगा। सबसे पहले आपके नज़दीक 2 फैसले कल हुए, इसमें जो मेन सज़ाएँ हैं या जिस तरह दी गई हैं, जिस तरह यास्मीन राशिद साहबों को दी और लोगों को दी गई हैं, उसमें एक एलिमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी आता है कि उन्होंने साजिश की और साजिश के बाद फिर वो खुद को उससे अलहदा नहीं कर पाए। जो भी सज़ाएँ दी गई हैं, अगर मैं लाहौर कोट लखपत जेल की बात करूँ तो वहाँ ना सिर्फ साजिश है बल्कि वो जो जाए वकुआ है उधर से भी उन मुख्तलिफ फुटेजेस के ज़रिए उनकी प्रेजेंस, फिर जो उनका एक पूरा मामला था आने जाने वाला, वो भी मौजूद है। क्या ये फ़ैसले आपकी नज़र में जो तारीख रही है हमारी अदालती फ़ैसलों की, ये इसी तरह रहेंगे या आपको लगता है इनमें सुकम रहेगा और ये आला अदालतों में जाकर ओवरटर्न हो सकते हैं? अभी पूरा फैसला तो मैंने तफसील से नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ चीजें मेरी नजर से गुजरी हैं जिनके ऊपर यकीनन ये ग्राउंड बनाया जा सकता है
कि इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है और वो चैलेंज करेंगे भी। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट पे जब ये मामला पहुंचता है तो वहां पे चीजों को कैसे देखा जा सकता है। लेकिन क्या ये सारा अमल साफ और शफाफ था? देखिए, जब आप कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, आइन और कानून पिक एंड चूज नहीं करता मुनीब साहब। आइन और कानून के सामने सब बराबर होते हैं। आप देख लें कि कहीं पे किसी को कॉन्स्पिरेसी पे सजा दे दी गई है, किसी को एक्विट कर दिया गया। और फिर ये जो कोर कमांडर हमला केस था, इसमें जो कमेटी बैठी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि जी मेन जो अक्यूज्ड हैं उनमें मुराद राज साहब भी हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो साइड पे हो गए। अब खदीजा शाह साहिबा पे भी केस बना रहा। वो गाड़ी चला रही थी, लेकिन गाड़ी की छत पे जो खड़ा था, जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियत जो खातून खड़ी थी, वो पवित्र हो गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में उनकी शमूलियत हो गई। इसी तरीके से बहुत सारी और भी मिसालें मिलती हैं। और उस फैसले के अंदर भी लिखा हुआ है, जो सरगोदा आईटीसी का फैसला है, कि इन लोगों ने पीटीआई को नहीं छोड़ा और इनकी वाबस्तगी भी उसके साथ है। तो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये उतना पैशनेट किस्म का फैसला है, उतना आइन और कानून के मुताबिक फैसला है कि इसका हम इल्मी किताबी जायजा लें। ये एक सियासी इसके अंदर एक अंसर है और उसी के ऊपर फिर बहस भी होगी। और फिर जो सजाएं आई हैं, लगता है ऐसे है कि कोई बाटा का रेट है, 10 साल 10 साल 10 साल। बाटा सरगोदा में हो, बाटा इस्लामाबाद में हो या लाहौर में हो, बाटा की चप्पल का रेट एक ही है। तो नहीं, वो सजाएं भी उसी तरह। और बात यह है जी, ना कि वो आपने बाटा की चप्पल का कह दिया, अब पता नहीं ये क्या है, लेकिन जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा एक जैसी ही होती है। वो चाहे सरगोदा में हो बाटा का स्टोर, या बाटा का स्टोर लाहौर में हो, या साहिवाल में हो, चले एक जैसे ही होगा। नहीं, पर कम से कम वो थोड़ी कोई ऊपर नीचे भी हो सकती है। 10 साल कहते हैं कोई थोड़ी एक बहुत ही आधा रियायत महीना, होनी चाहिए थी। ठीक थोड़ी है। बहुत ऊपर भी और नीचे भी हो सकती थी। वो बहुत सारे होते हैं ना। अब ये तो नहीं लिखा हुआ कि जज साहब ने पूरी 10 साल ही देनी है और इस बंदे को ऐसे देनी है। हाँ, हाँ। तो वो भी आपके सामने है। और फिर जो फैसले आए और जिस तरीके से आए, सरगोदा वाला जो फैसला है, मलिक अहमद बचर साहब का नाम बाद में एफआईआर के अंदर डाला गया। फिर इसी तरह बहुत सारे लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके साइड पे हो गए। तो ये एक इल्मी और कानूनी बहस नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ये फैसले भी उसी सियासी बहस का हिस्सा बनेंगे जो बहस इस मुल्क में जारी है। अच्छा, ये राणा साहब, वैसे तो अभी कुछ देर पहले अतर काज़मी साहब आपके वैसे आपको पता है ना, दिल लगी करते हैं वो आपकी खुसूसी मुलाकात भी हुई आज शायद इजिप्ट के एम्बेसडर से। तो शायद वैसे भी वो कहते हैं कि हुकूमत का रवैया बड़ा मुतकब्बराना हो जाता है। तो आज तो आप वैसे ही बड़े इजिप्ट के एम्बेसडर से मिल के आ रहे हैं, ऊपर से दो फैसले, वो भी पीटीआई के लोगों के खिलाफ आ रहे हैं। आपको तो चाय अगर शादी भी हम पिला रहे हैं तो उसमें भी आपको खाने का मजा आ रहा होगा। एक मिनट मुनीब भाई, ये इजिप्ट के एम्बेसडर बिस्मिल्लाह। से मिल के आ रहे हैं। एक मिनट, इजिप्ट के एम्बेसडर से मिले कि खुदा ना खास्ता फरौन से मिल के तो नहीं आ रहे कि इनकी तो फरौनी कहा जाए। देखिए, जिस तरह आपने कहा था, मैं तो उस तरह आई एम पुटिंग इट दैट वे। अब आप अपनी बात से फिरे ना। जी राणा साहब। नहीं नहीं, जी राणा साहब। देखिए मुनीब साहब, हमारे में तो बिल्कुल कोई तकब्बर नहीं है, ना तकब्बर आ रहा है। हमें पता है हमारा मैंडेट 2029 तक का है और उसके बाद फिर हमने एक इलेक्टोरल प्रोसेस से गुजरना है। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। ये सज़ाएं पीएमएलएन ने नहीं सुनाई, ये हुकूमत ने नहीं सुनाई, ये अदालतों ने सुनाई हैं। और देखें, इसमें जो एक अफसोस का पहलू ये है कि 9 मई तो सब ने विटनेस किया, पूरी कौम ने देखा। 9 मई को एक वो रैंडम इंसिडेंट नहीं था कि जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया। उसके ऊपर बड़ी प्लानिंग की गई, बड़ा नैरेटिव बिल्ड किया गया, बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया गया, जिसकी वजह से लोगों में इश्तियाल आया। और वो एक सियासी जत्था जो था पीटीआई से रिलेटेड, वो उसने यक वक्त जो है वो फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया। जो अफसोसनाक बात है कि आज तक पीटीआई ने उस पर नदामत नहीं दिखाई, पीटीआई उस पर अपोलोजाइज उस पर नहीं किया, और पीटीआई ने उसको हमेशा ट्विस्ट किया सियासी तौर पे कि ये फॉल्स फैग है, ये फलाना है, ये धमकाना है। और अब अदालतों ने जो है वो फैसले सुनाना शुरू कर दिए। तो देखें, अदालतों का फैसलों से ये मतलब, ये इसका जो अभी जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं जो सजाएं सुनाई हैं, इससे ये पता लगता है कि पीटीआई 9 मई के अंदर पीटीआई के जो लीडर्स थे वो मुलव्विस थे। एविडेंस जो भी पेश हुआ, जो भी ड्यू प्रोसेस चला, उसके अंदर वो गिल्टी पाए गए। आज भी पीटीआई ये कह रही है कि जी ये तो हमारे साथ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, ये तो जी 5 अगस्त का जो हमारे जलसा हो रहा है उसको ये मेलो डाउन किया जा रहा है, इनको कटहरे पे खड़ा किया जा रहा है। नहीं, 9 मई को जो हुआ था वो हजम नहीं किया जा सकता था, उस पर मिट्टी नहीं डाली जा सकती थी, उसके ऊपर आंखें बंद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अगर कर ली जाती
तो फिर तो यहाँ कोई अदारा ना रहे, यहाँ तो मुल्क जो है वो इंतशार फैलाने की जो है वो कंपटीशन शुरू हो जाए, और जो जिसका जत्था लेके जो चीज आग जलाओ घिराओ करके जिस मर्जी चीज को आप गिरा देंगे तो वो फाते होगा, वो जो है वो जीतेगा सियासी तौर पे। तो नई रेस शुरू हो जाती और अदारे खत्म हो जाते। तो ये मैं समझता हूं कि देखें, हमें इसको आज भी ये कहें कि जी ये कोई टारगेटिंग होगी फलाना हो गया, नहीं। इस मुल्क में एक एनार्की फैलाने की कोशिश की गई, इस मुल्क में अफवाज पाकिस्तान को टारगेट बना के एक म्यूटनी की अटेम्प्ट की गई जो फेल हुई, जो एक्सपोज हुई, और उसकी अब सजाएं जो हैं। और बिल्कुल देखें, मैं समझता हूं कि पीटीआई के लीडर्स के पास राइट है कि वो इसकी अपील करें, हाई कोर्ट में करें। अगर कोई ट्रायल के अंदर गलतियां हुई हैं, अगर कोई जल्दबाजी हुई है, तो डेफिनेटली उसका जो कह लें कि जो फायदा है वो उन लीडर्स को जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो व्हाटएवर हैपेंस इसके अंदर जो एक एलिमेंट है, राणा साहब एक सेकंड, इसके अंदर क्या आप ये चीज रूल आउट कर सकते हैं कि जितना जो सख्त मौकफ था, जारी बात है जब 9 मई 2023 हुआ उसके बाद हम DGISPR ने मुतअद्दिद दफ़ा कासिद के दिल से माफ़ी मांगे, वो चले वो एक सेपरेट एलिमेंट है, लेकिन उन्होंने कहा 9 मई को जिन्होंने फिर आर्मी चीफ का तो 2023 में ही गालिबन 25 मई की एक तकरीब में उनका एक स्टेटमेंट भी था कि जिन लोगों ने ये मुल्क के साथ किया उनको कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई जाएगी। क्या हम इस बात को रूल आउट कर सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में एक गुस्से, एक बरहमी का एलिमेंट भी मौजूद है? रियासत पाकिस्तान के अंदर या रियासत पाकिस्तान के इदारों में गुस्सा भी है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान का जो जुडिशल निज़ाम है और जिस तरीके से यहाँ तर्ज हुकूमत है, वहाँ ये आप बिल्कुल सवाल आपका वैलिड है, इसका जवाब शायद हाँ हो। लेकिन अगर इस मुल्क में जुडिशल निज़ाम बॉटम पे ना होता तो यानी कि ये सवाल आपका फिर वैलिड ही ना होता। फिर देखें, लोगों को 2 साल ना लगते सज़ाएं सुनाने में। यहाँ इस मामले के ऊपर इस तरह ये पोलिटिसाइज ना होता है, इस पर सियासत ना की जाती, क्योंकि हमारा जुडिशल निज़ाम इतना रोबस्ट नहीं है, या वो उसमें कोई कह लें कि 90% बेहतरी के इम्कानात हैं। तो गुस्सा तो हर एक को चढ़ता है, जिसका काम जुडिशरी में चला जाए वो उसमें वो गुस्सा पाया जाता है। और ये जो है उसकी वजह ये कि यहाँ इंसाफ मिलता ही नहीं है लोगों को। और अभी भी हम डिबेट कर रहे हैं कि जी 9 मई जो है, यानी कि 9 मई के हवाले से कंफ्यूजन है कि भाई ये फॉल्स फ्लैग है, फलाना है, सियासत की जा रही है ना भाई। आपने दुनिया में अगर कोई फौजी तनसीबात पे हमला आवर हो, कोई जलाओ घिराव करे, तो उनको यानी कि आपने यूके में देखा और ममालिक में देखा, धड़ाधड़ अब मुकदमात चलते हैं और लोगों को सजाएं होती हैं, और बड़ी सख्त सजाएं होती हैं। तो यहाँ अगर सजाएं हुई हैं तो हम आज भी डिबेट कर रहे हैं कि जी ये सियासी हैं, ये फलानी है, ये तो टारगेटिंग हो रही है। भाई 9 मई हुआ था, कोई छोटी बात नहीं थी। आमिर इलियास राणा साहब, एक बात है, जारी बात है, पहले भी केसेस हुए, पहले भी हमने बहुत कुछ देखा। ये देखिए, ये इस पूरे मामले को क्या गदला नहीं कर देता, इसको आलूदा नहीं कर देता जब हम ये कहते हैं कि वो एक जिम्मेदार शख्सियत है आईजी पंजाब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ये लोगों को कॉल्स गई, उसमें मुराद राज साहब का नाम आ रहा है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो छोड़ गए, फिर वो इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए वहाँ इस्तेकाम बख्शने के लिए। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, ना ही कोई कह रहा है कि वो थे। अभी खदीजा शाह साहिबा का जिक्र अतर काज़मी साहब ने किया, तो जो खातून ऊपर बैठी थी उनका कोई जिक्र करने का नहीं है कि वो भी शामिल थी, क्योंकि जज साहब ने तो लिखा है कि एक तो ये कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो वाइकेरियसली लायबल हैं, ये सरगोदा वाले केस के अंदर के जो एक्शंस हो रहे थे। नंबर 2, उन्होंने ये भी लिखा है कि कोई स्पेसिफिक एक्ट की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ, आपका वहाँ होना मतलब काफ़ी है अगर आप किसी फसाद के अंदर हैं तो। ये तो सरगोदा वाले जज साहब ने लिख दिया है। यहाँ फिर ये क्या इस कानूनी मामले को सियासत की नज़र नहीं कर दिया गया आपके नज़दीक? देखें, वो अथर भाई हमारे फरमा रहे थे कि ये बाटा का रेट है और ये इल्मी और कानूनी बहस होनी चाहिए। वैसे तो कलमी आम, देसी आम, सब्ज़ी, फ्रूट की शॉप पे तो हम नहीं ना बात कर रहे, हम तो मीडिया पे बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं हक़ाइक़ की। सारी दुनिया, बरतानिया, अमेरिका समरी ट्रायल चलाते हैं। बरतानिया ने तो रात तक सजाएं दे के बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, और अब भी नहीं वो छोड़ रहे जब सोशल मीडिया पे कोई इस किस्म की एक्टिविटी हो। तो यहाँ पे जो पंचायती बंदयालवी अदालतें मौजूद थी, गुड टू सी यू वाली, ये आते बिगड़ी है वहाँ से।
लोगों को जमानत पे ज़मानत दे ज़मानत करके ना तो ड्रामा बन गया कि जो भी मर्जी कर लो ज़मानत तो हमारी हो जानी है, क्योंकि गुड टू सी यू वाले बैठे हुए हैं। जब वो माहौल बदला और फिर आपको पता है कि सरगोदा के एक जज साहब ने एक इदारे पे इल्ज़ाम लगा दिए कि मुझे थ्रेट कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, जिनको ये नज़र नहीं आ रहा था कि पीएफ बेस पे जिन्होंने हमला किया उनकी ज़मानतें कैसे दे रहे हैं। उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसकी बुनियाद पे थ्रेट था, लेकिन बजाय काम करने के वो सियासत में चले गए। तो उनको फिर बदला भी गया ना इसी बुनियाद पे कि भाई आप अपना फैसला देना, आपको चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो कोई लोअर जुडिशरी का हो, वो कोई भर्ती तो नहीं किया गया ना, टेस्ट इम्तिहान दे के लोग आए हैं और फिर इस मनसब के लिए फिर ये जवाब देना कि धमकी दे रहे हैं, फिर इन धमकियों को सुनना है, आपको सिर्फ इंसाफ फराम करना है। अब वो जो बातें हम कर रहे हैं कि ये बिल्कुल जो चीज़ें सुकम रहेंगे वो हाईकोर्ट में उड़ जाएंगी या और मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। जहाँ सुकम रह गए हैं तो जो अपील करेगा वो भी अपने सबूत लेके जाएगा, और जो जवाब में आएगा दिफा में, वो आप वकील हैं, आप बेहतर समझते हैं कि कौन किसको मुद्दा लाए और वो फलाना ढिमकाना करार देना। हम तो वो बात करेंगे जो मौजूद है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो GH मतलब जो मिलिट्री कोर्ट्स की हुई सज़ाएँ, उन पर तो अपील भी नहीं है ना। गया कौन था मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ, फैसले भी हो गए, सब कुछ हो गए, तो अब अपील नहीं मिल रही। यहाँ तो पहले दिन सीना ठोक के कह रहे हैं ना हम अपीलें करेंगे, इसीलिए कि कानून में जगह मौजूद है। लेकिन इन अदालतों को रेडिक्यूल किया किसने? हमारी सुपीरियर जुडिशरी ने। हर केस में ज़मानत दे दे के केस चलने ही नहीं देते थे। तो अब जब केस चले हैं तो रात आ रहा है, तो वो हनीफ अब्बासी वाली बात आपने भी कर दी। वो रात 1:30 बजे फैसला आया, वो इलेक्शन पे असरअंदाज होने का था और फिर रिएक्शन देख के वो इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ा, वरना कोई जरूरत नहीं थी। एक कैंडिडेट नायल हो गया, बस ठीक है, जो लड़ रहे थे शेख साहब लड़ लेते, बाद में शेख राशिद जीते ना उस सीट पे। तो ये समझ नहीं आती मुझे कि हमारे यहाँ ज्यादाश्त जो है वो सिर्फ 2024, 23, 22 पे ही क्यों रुक गई है। इस मुल्क में हमेशा से ऐसा होता है यार। 50 मिसालें उठा लें, वो भुट्टो से ले जाएं, उससे पहले पाकिस्तान के इब्तिदा से शुरू कर दें और आज तक ले आएँ, तो यहाँ पे इंसाफ इसी तरह मिल रहा होता है ना, इसी में जीना होता है। लेकिन हमें इल्मी कानूनी बात चूँकि इस दफ़ा ही आई है, ये पहले भी इसी तरह ही थी। नवाज शरीफ के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब इजाजुल हसन का बस नहीं लगता था कि वो जज बशीर की जगह जाके बैठ के सज़ाएँ सुना दें, मतलब जो वो हरकतें करते थे बैठ के। और मैं ये इसलिए बोलता हूँ कि मैं ये काम उस दिन से कर रहा हूँ जब वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और ये हरकतें कर रहे थे। जब इम्तियाज़ ताज को बुला के उन्होंने धमकी दी थी कि नैब का जो है ना चेयरमैन को बता दो, तुम्हारे वो डिप्टी चेयरमैन थे, कि मैं ना फीता नहीं खोलने दूंगा जो JIT की रिपोर्ट है, JIT की रिपोर्ट जाने, मैं जानूँ और जज बशीर जाने, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना वरना तौहीन अदालत में सज़ा दे दूंगा। तो वो आपको पता है वो बड़ी पंचायतवी वो जो अदालतें थी मर्जी से लगाते थे, कभी गोली का ड्रामा कर लिया, कभी किसी चीज़ का कर लिया कि प्रेशर डालते रहो। तो ये कोई पुरानी बात नहीं है ना, मैं करून उला की बात कर रहा हूँ, ये मैं ताज़ा तरीन इसी डिकेड की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये सब कुछ होते रहे हैं। तो हमें देखना ये है कि क्या ऐसे ही चलाना है। अगर तो हम ये बात शुरू करेंगे ना तो वो हल होगा कि सियासतदान कब आपस में बैठेंगे, नहीं बैठेंगे यही कुछ होगा। इसको आज हम मुकाफात अमल कह रहे हैं, कल फिर यही कहा जाएगा। नहीं, बट मेरा मसला ये है आमिर भाई, ये आपने जो बातें की है देखिए हकायक पर मबनी है। मेरे ख्याल में हम सारे जो इस प्रोग्राम में बैठे हम में से को हम डिसएग्री नहीं कर सकते, कुछ जो फैक्ट्स हैं ना। लेकिन जो बात अभी अथर काजवी साहब ने की वो भी एक फैक्ट है कि मुराद राज साहब का नाम, जो खातून खदीजा शाह साहबा की गाड़ी के छत पे वो सनरूफ से प्रॉबेबली ये मून रूफ जो भी होता है उससे निकल के वो बैठी हुई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो जाती हैं, बाकी लोग उधर ही मौजूद हैं या वो रहते हैं तो उनको सजाएं हो जाती हैं। ये एक कंपेलिंग रीज़न बन जाता है कि फिर हम सारे शायद इन सजाओं की फेयरनेस के ऊपर सवाल उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। बस छोटा सा जवाब आपको देता हूँ। वो अंदलीब अब्बास साहिबा है ना, वो आज चल रहा है उसका अली अमीन गंडापुर का, कि भाई वो उसकी गाड़ी पे बैठी थी अंदलीब, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, मुराद राज को नहीं कहा। अभी आपने खुद DGI-SPR का चूँकि जिक्र किया था, मैं इसलिए जानबूझ के इस पर बात नहीं की। बेशक उन्होंने बात उठाई थी चूँकि आप सुना चुके थे कि माफ़ी के अलावा कोई बात काबिल कबूल नहीं है और फिर आप सियासत करें। तो जिन्होंने माफ़ी मांगी है, फौज तो बराह रास्त कह रही है कि माफ़ी मांगे और आगे चलें, लेकिन जो अकड़ गए हैं तो फिर कानून का सामना कर रहे हैं ना। तो इसमें जवाब और मतलब पब्लिकली उन्होंने कहा हुआ है। ओके सो मतलब माफ़ी मांगी जिन्होंने या जिन्होंने माफ़ी मांग के पीछे हटे, पार्टी छोड़ी, उनके लिए रास्ता है। उधर काजवी साहब ये तो बड़ी लिविंग एग्जाम्पल है। फिर आमिर इलियास राणा साहब ने तो हमारे लिए मामला, शायद मेरे लिए, मैं आप जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आसान कर दिया है कि वो माफ़ी की जो एग्जाम्पल है वो तो मौजूद है। फिर
जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, खुद को डिसोसिएट किया, हर चीज से तौबा तैफ की, वो फारिग हो गए। बाकी सारे जो बकौल उनके जो अकड़ के खड़े रहे, फिर वो निज़ाम इंसाफ को भुगते। नहीं, आप माशाल्लाह हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप हम सबसे इंटेलिजेंट है, ऐसा कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखें, अनीफ अब्बासी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और जिस वक्त उनको सजा हुई थी और रिकॉर्ड पे मैंने क्या कहा था वो चीज आज भी मौजूद है। अनीफ अब्बासी साहब से भी पूछा जा सकता है, मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में बैठ के कहा था कि ये क्या निज़ाम है कि रात को आप जो है 12 बजे अनीफ अब्बासी साहब को पकड़ के लेके जा रहे हैं। मसला ये है कि हमें पंचायती अदालतें पुरानी नजर आती हैं, लेकिन आजकल की अदालत हमें लग रही है कि ये शायद यूएसए की अदालत है। ये सियासतदानों का मसला नहीं है, हम लोगों ने बैठ के ये फैसला करना है कि हम गलत को गलत कहेंगे या सही को सही कहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो माफी वाली बात है, देखें ये बात पहले भी हुई, लेकिन जो रियासत होती है, जो आइन और कानून होता है, वो तो देखें ना, ये कोई जरगे के निजाम के तहत तो नहीं चलेगा। क्यों माफी दी जाए? जिन लोगों ने पाकिस्तान के रियासत के इदारों पर हमले किए हैं, जिन लोगों ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, उनको तो आइन और कानून के मुताबिक सजाएं मिलनी चाहिए। चाहे वो इमरान खान साहब हो या कोई और मौजूद शख्सियत हो, अदालतों के अंदर उनके ऊपर केसेस चलने चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदे को उठा के आप दूसरी सियासी जमात में डाल दें और कहें कि इसके सारे गुनाह माफ हो गए। तो ये असल में इशू है। जब आप इस तरह करते हैं कि कुछ लोगों को साइड पे कर देते हैं, फिर वो बहस सियासत की तरफ चली जाती है। तो इसी वजह से हम सियासी बहस करते रहेंगे जब तक हम ओवरऑल अपने रवैयों को चेंज नहीं करेंगे। किसी के साथ भी ज्यादती हो, किसी के साथ भी आइन और कानून के खिलाफ काम हो और आइन और कानून की कोई भी खिलाफ बात करे या कानून शिकनी करे, वो सबकी नजर में बराबर होनी चाहिए और उसको नहीं मानना चाहिए। जब तक हम नहीं मानेंगे तो बाकी जो उससे फायदा उठाते हैं उन्होंने क्या मानना है। वैसे ये राना एहसान अफजल साहब, ये बात तो देखिए ना, अगर वो वहाँ जिस तरह भी आमिर भाई ने कहा कि जी वो ईमानदार जजेस का नाम भी दिया गया ना, आपकी जानिब से दिया गया, बहुत मैं माजरत के साथ जज साहबान को, लेकिन ये टैग और ये ज़बान ज़द आम था। तो जब आपके का वक्त बदला तो आपकी क़यादत को भी सहूलत मिली, बहुत कुछ मिली, और आज तो आप बताया जाता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो हमने तो सुना था 5 उंगलियां घी में और सड़ कढ़ाई में। आप तो शायद उससे ज़्यादा प्रिविलेज्ड पोजीशन में है, तो शायद आपको भी शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पे आपके स्टिंट को भी, आपके दौरे इक़्तिदार को भी ऐसे ही जज किया जाएगा। तो अतर काज़मी साहब यहाँ कलमा हक बुलंद कर रहे हैं और वो कहते हैं अगर मैं उस वक्त को बुरा कहूँगा तो मैं आज के वक्त को भी बुरा कहूँगा। नहीं, देखिए, मैंने तो तस्लीम किया ना कि आपकी जो जुडिशरी है, आज बेशक 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई है, लेकिन उसकी जो दुनिया में रैंकिंग है वो बॉटम 10 पे है। तो ये बहुत सारी चीज़ों की गवाही देती है कि आपकी जुडिशरी के अंदर कितने मसाइल हैं और जो भी मामलात सर ये सर इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काम अगर जुडिशरी करे वो तो और बात है ना। रियासती दबाव अगर पहले था तो क्या आज नहीं है पाकिस्तान की अदलिया पे? वो अतर काज़मी साहब का आर्गुमेंट ये है कि अगर पहले था तो आज भी है। नहीं, मैं ये उसकी जो रैंकिंग जो इतनी बुरी है वो इन सारी चीज़ों को कवर करके ही वो बनी है ना। कोई अच्छा उसमें क्या कहते हैं, कोई एक एलिमेंट तो नहीं है ना, सारे एलिमेंट्स ही होंगे। लेकिन देखें, बात तो यहाँ तो इशू ये है कि हमें कैसे जज किया जाएगा। इसका तयन तो ये करेगा ना कि हमने तो दरवाजे नहीं बंद किए मुज़ाकरात में, या पीटीआई जो पोलराइजेशन का जो सियासी माहौल है क्या उसके हम जिम्मेदार हैं? अगर बातचीत आपस में नहीं कोई कर सकता, सियासी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो तो खान साहब उसके लिए जिम्मेदार है। और इसको भी देखा जाएगा कि अगर 9 मई का वाक़या किया पीटीआई ने, और अब साबित हो रहा है कि वो उसमें शामिल थे क्योंकि सजाएं हो रही हैं, लेकिन उसको पीटीआई ने कैसे हैंडल किया? क्या उसको जो है उस मामले को, अगर वो गलती हो गई थी और वो एक सेटबैक पीटीआई को मिला जो बहुत बड़ा, जिसके अंदर वो पकड़े गए, तो क्या उसने कोई अमेंड करने की कोई कोशिश की? और जो अदारा था उसने खुद आईएसपीआर ने कहा कि आप जो है वो कोई माफ़ी करें, कोई तो कहा कि आप माफ़ी मेरे से मांगे। खान साहब ने कहा आपको एतराज ना होता अगर आईएसपीआर ने, या आईएसपीआर नहीं कह रहा, मतलब फौज उन्हें माफ कर देती है अगर वो सिद्के दिल से खान साहब एक माफी के स्टेटमेंट इशू करें और लोग माफी मांगे, तो आप समझते हैं ये तो आपको कहना चाहिए ना कि आपको कोई एतराज नहीं होगा कि माफी मिल जाए। उस पर आप देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं। फिर नहीं, मैं उसका देखें, बात ये कि अगर आपस में आज हम नहीं बैठ पाते तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार तो खान साहब है ना। इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर कि खान साहब जो है, जब हम ऑपोजिशन में थे हम तब भी विलिंग थे। तो ये कहना कि हमें कैसे जज किया जाएगा, हमें ऐसे ही जज किया जाएगा कि हमने सियासी दरवाजे बंद नहीं किए,
सियासी दरवाजे खुले रहे और पीटीआई को ऐसे ही जज किया जाएगा कि जो सियासी पोलराइजेशन को जो इंतहा पे पाकिस्तान को पहुंचाया 90 की दिहाई में होगी, लेकिन वो खत्म हो गया था मामला, उससे आगे हम बढ़ चुके थे। उसको वापस अगर रिवर्स कराया तो खान साहब ने कराया, तो ये जहां वो बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके वो खुद जिम्मेदार हैं। मतलब आप लोग कुछ नहीं कर रहे इस सारे चक्कर में। जमात की हालत बात किया जब आप मियां साहब को सजाएं हुई थी ना, देखिए मेरे एक आराम साहब एक सेकंड सुन ले, जब मियां साहब को सजाएं हुई, सब कुछ हुआ, बाकी लोगों को तो बड़े आराम से इमरान खान साहब के वज़रा कहते थे ये केस हमने बनाए हैं, ये तो पहले के चल रहे थे, ये हमने थोड़ी बनाए हैं। मियां साहब को देखे, हम तो हुकूमत में नहीं थे तब पैनामा आ गया था, तो मियां साहब के साथ तो हमने कुछ नहीं किया, वो तो सबको पता था ना किसने किसके साथ क्या किया। आज आप भी ये कह रहे हैं कि यार ये केस को हमने बनाए हैं, ये तो इन्होंने किया है इसलिए भुगत रहे हैं। नहीं, देखें बात ये, केसेस हमने भी अगर बनाए हो, सजाएं अदालतों से हुई हैं, और अगर करप्शन की है तो सजा होनी चाहिए, और अगर अकाउंटेबिलिटी वीकन है पाकिस्तान में तो स्ट्रेंथन होनी चाहिए। ये चीज़ें तो देखें, इन सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए सियासी जमातों को आखिर इकट्ठे ही बैठना है ना। उसकी रुकावट आप मुझे बता दें कौन है। देखें केसेस हमने बनाए, उसने बनाए, वो आज चल रहे हैं और अदालतों ने उनको जो है वो उसके ऊपर सजाएं सुना दी, लेकिन जो सियासी जमातों का जो अमल है वो उसके ऊपर बात हो ना, तो उसके ऊपर हमने दरवाजे नहीं बंद किए। ये मेरा मैसेज है कि दरवाजे अगर बंद हैं तो वो उसका क्रेडिट खान साहब को जाता है, और वो वाहिद वो इंसान है पूरी जमात में। फरहान साहब, मैं आमिर इलियास राणा साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन आप कहते हैं आपने दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन जिस दरवाजे के पीछे वो बैठे हुए हैं आपने वो बंद किया हुआ है। आप अपने घर का दरवाजा खोल भी देंगे तो कोई कहां से आएगा आपसे मिलने के लिए, जब आपने उनके गेट पे कुंडा लगा दिया है। अच्छा आमिर भाई, बात यह है कि देखिए हमें निज़ाम की सहूलतकारी नहीं करनी चाहिए। अगर पहले सहूलतकारी इमरान खान साहब की होती रही अदलिया से और उनको इक़्तिदार में लाने के लिए, तो आज कौन सा मुख्तलिफ है? आज भी हमें कलमा हक बुलंद करना चाहिए। आप पहले करें, फिर मैं बाद में करता हूं आपके पीछे। मैं तो उस वक्त भी कह रहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, मुझे तो ना बात बदलने की ज़रूरत है, और मैं बदलूंगा तो सामने आ जाएगी। मुझे ये बताएं कि क्यों यादाश्त सिर्फ आज पे खड़ी है कि हम कानून की बात करें, उस करें। जब 2018 में ठप्पे अंदर लगे थे तो हमारे कितने भाई कह रहे थे कि ये ठप्पे ठीक लगे हैं, हम चंद लोग कह रहे थे। आज जब ठप्पे बाहर लगे हैं तो हम उसको भी कह रहे हैं, लेकिन ये 18 पे बात ही नहीं करते, कहते नहीं जो उस वक्त गलत था तो क्या आज गलत हुआ तो हम उसे इकट्ठा कर दें। मतलब दलील ये होती है जवाबन, अरे भाई गलत को गलत कहोगे तो बात बनेगी ना, आप हमारे साथ डायलॉग में आओगे तभी। अगर ये मीडिया की बात ही करनी है तो तभी होगी ना, जब आप एक चीज़ को कहोगे कि हाँ वो उस वक्त गलत थी, मैंने गलती की, मैं उस वक्त उनकी तारीफ कर रहा था। बहुत सारे हमारे प्रोग्राम एंकर्स के, मैं तो 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि वॉल्यूम 10 निकाल लें, वहाँ पर इनके प्रोग्राम लगे हुए हैं। और क्यों लगे हैं, किन्होंने लगाए हैं? जिन्होंने बनवाए थे, जिन्होंने चलवाए थे, जिन्होंने ब्रीफिंग्स दी थी कि ये है ये है। अब ये जो पनामा की बात हुई, तो पनामा में नवाज शरीफ को कब सजा हुई? ना नवाज शरीफ का नाम था ना सजा हुई। JIT ने भी अकामा निकाला, पनामा नहीं निकला था उनसे। वो जो हीरे हमारे ढूंढ के लाए थे ना, वो कुछ नहीं निकला था। वो जज साहिबान, वो जो अकवाले ज़रीं लिखते थे ना मुख्तलिफ लोगों के, खोसा साहब जो ऑथर जज है माशाल्लाह, जिन्होंने ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया। यहाँ तो पाकिस्तान के कानून पे बात हो रही होती है, जहाँ मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पे अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता उत्थे ला। इसके अलावा कौन सा ला है यहाँ पे, मुझे बता दें, आज तक लगा कोई? नजरिया ज़रूरत को जो मर्जी नाम आप दे लें, हर वक्त यही है। तो बात ये होगी कि मीडिया भी अपने किरदार को ठीक करे और सियासतदान सबसे पहले ठीक करें कि अगर इनमें इखलाकी जरूरत इतनी नहीं है कि आपस में बैठ के बात कर सके। बिल्कुल ठीक है, शान अब्दुल ने बात की, सिंपल सी बात है। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी दोनों ने इमरान खान को पहले दिन ऑफर की थी मिसाक मईशत की, उन्होंने रौनत में बात ही नहीं सुनी। वो जब नेशनल सिक्योरिटी का इशू आया वो तब भी नहीं सुनते थे। अभी तो GHQ हमला केस में आना है। ये जो सिपाहियों के ऊपर कहानियां हो रही है ना कि मेज के नीचे से निकला था, जी। फिर एक ऐसी जगह का गवाह भी आना है चक्री का, जो मैं बार बार कहता हूं, जो कहेगा कि जनाब मैं ये काम इनके साथ कर रहा था, मैं प्राइवेट बंदा हूं, मैंने ये सुना था। वो बयान कलम बंद है, जब जरूरत होगी तो बाकी गवाह खत्म करके वो आ भी जाएगा। GHQ हमला केस अभी तोशा खाना तो कल अदालत में आ गया है, अडियाला जेल में, तो कल साफी जाके मिल लेंगे, जिन्होंने मिलना है ना, जो जर्नलिस्ट जाते हैं वहाँ पे, वो कल मिलेंगे उनसे, खान साहब से। फिर ये जो सारी बातें हैं वो बराह रास्त मेरे और आपके पास आ जाएंगी। अभी तो हमारे पास ज़ाहिर, जब गवर्नमेंट नहीं मिलने दे रही, बहन मिल रही हैं, या कल 2 बहनों को नहीं मिलने दिया, वकला मिले हैं और वकील भी 2 घंटे मिले हैं, उनको आके खुद बात कर लेनी चाहिए। वो अगर हाईकोर्ट का कोई हुक्म नहीं मान रहे तो वकीलों को भी बात करनी चाहिए ना, कि हमें मिलने नहीं देते। मतलब आप ये कह रहे हैं ये मामला अभी यहाँ इनके ऊपर कौन सी पाबंदी है? ये सिलसिला अभी आगे चल रहा है। मैं जरा इसको आगे बढ़ाता हूँ, 1 मिनट यहाँ पर एक सिर्फ एक कह दूं। जी। चलें,
मैं वो यही कह रहा हूँ कि जो सजा में बरी हुए ना शाह महमूद कुरैशी, बस इस पे इंतजार कीजिएगा कि जिन्होंने केस किया था क्या वो अपील कर रहे हैं। अपील नहीं कर रहे तो फिर आप इस पे जो मर्जी जायजा ले लीजिएगा। अदरक आदमी साहब, ये सिलसिला देखिए अभी रुक नहीं, अभी तो 2 केसेस में आई। अभी आमिर अलियास आना साहब ने भी कहा है कि GHQ आना है, जिना हाउस आना है, और 3-4 लाहौर में केसेस हैं, उनके फैसले आने हैं। ये तो बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लिए वरीसम बात है कि ये मसाइल तो नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ कि एक किस्म का कहर है जो नाजिल हुआ है तहरीक इंसाफ के ऊपर। ये कैसे आपको तहरीक इंसाफ इस मजदार से निकलती हुई नजर आती है? देखिए, फिलहाल तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं नजर आता कि कोई मामलात इस तरह सेटल होंगे। ये मामला फिलहाल तो अदालतों में ही चलेगा, और ये जो इनिशियल सजाएं हैं, आपको पता है, आप खुद कानूनदान है, कि ये कानूनी अमल की इंतहा नहीं है पाकिस्तान के। फिर सिस्टम के अंदर आपको अपील वगैरह की भी इजाजत है, तो फिर फिलहाल तो मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान की सियासी डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तारीख का हिस्सा हो जाएगी, उनकी पब्लिक सपोर्ट खत्म हो जाएगी? जो वो इलेक्शन जीते हैं बगैर सिंबल के, और मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई भी जो है वो ज्यादा कोई उस पर शक कर सकता है। आपको भी पता है, आप भी लाहौर में थे, जी जी। दीगर लोगों को भी पता है कि क्या हालात थे। राना साहब का ताल्लुक फैसलाबाद से है, फैसलाबाद में क्या हुआ इनको भी पता है। वो सब पोस्ट 9 मई था, पोस्ट 9 मई उन्होंने अच्छा, उधर से भी मेरे ख्याल में फैसला आने वाला है, वहां पे भी मुकदमा लगा हुआ है। आमिर भाई ने शायद पढ़ भी लिया है। पहले पता है ने कहा आमिर साहब पढ़ के आए हैं। नहीं फिर लिख के तो आप ही आए होंगे। वो वहां पे भी रात तक चल रहा है सारा, तो वो भी उसमें साहबजादा हामिद रजा साहब भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राना साहब कि वो बड़ा फैसला होगा। वहां से भी कहा जा रहा है कि जल्दी कोई फैसला आ सकता है। अच्छा, जो मैं अर्ज कर रहा, जी 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 प्लीज। नहीं, आप मुकम्मल कर दीजिए अपना आर्गुमेंट। मैं वही अर्ज कर रहा था कि उस यकीनन इससे सियासी मसाइल तो होंगे, पर क्या इससे तहरीक इंसाफ की सियासत बिल्कुल खत्म हो जाएगी? फिलहाल वो मुझे लगता नहीं है। इसी तरह का ये माहौल जो है ये चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, अब एक बात जो राना एहसान अफजल साहब, ये कुछ ठीक ठाक किस्म की बताया जा रहा है नाअहलियाँ होंगी। अब देखें, सेनेट की एक और नशिस्त गई, यानी एजाज चौधरी साहब भी नाअहल हो गए, ज़ाहिर बात है उनको कन्विक्ट हो गए, वो भी सीट आपके खाते में आ जाएगी, आप वहाँ पर भी तगड़े हो जाएंगे। तो वैसे तो जो इक़्तिदार में लोग हो ना, उनसे बड़ा ध्यान से सवाल पूछना चाहिए। आपका प्रोग्राम क्या है? मतलब माजरत के साथ, तो पंजाबी में कहते हैं ना, तुसी रजना कदू है जाके, मतलब कब जनाब की तशफ़ी तसल्ली होगी? जब तक तहरीक इंसाफ का सफाया हो चुका होगा? नहीं, देखें, बात यह है कि ये तो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कितनी सजाएं होंगी, ये सारे तज्जिए हैं। तो अभी ये होने दे। देखें, ये तो लोग जो अब 9 मई में मुलव्वस हैं, अगर वो पार्लियामेंट में हैं और उनको कोर्ट जो है वो सज़ा कर देती है, कन्विक्ट कर देती है, और उस बेसिस पे वो सीटें खाली होती हैं, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है। ये कोई हुकूमत का प्लान नहीं है, या हुकूमत इसके अंदर कोई मनूवरिंग तो नहीं कर रही है। तो अदालतों के फैसले हैं, और बाकी ये PTI का जो किरदार है उसके, अब तो मैं इसको यही कहूँगा, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। वो इलेक्शन होंगे, हो सकता है PTI वाले दोबारा अपनी सीटें निकाल लें, और हो सकता है PMLN वाले निकाल लें। अब तो ये तो एक मुकाबला होगा और फिर लोग डिसाइड करेंगे। बहरहाल इसके अंदर जो है बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि जहाँ जहाँ सजाएं हैं वो सीटें वेकेंट होंगी, और फिर उधर इलेक्शन कॉल होंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। और आमिर इलियास राना साहब, ये जो फैसलाबाद की आपने भी कहा मैं बताऊंगा, तो जरा बता ही दीजिए, वहां से भी कोई मतलब ऐसे ही बम फटने वाला है? देखें, अभी तो एक ना प्रोसिक्यूशन ने दरखास्त दे के पिंडी में ATC में जज साहब को बुलवा लिया 25 तारीख को। अच्छा। और उसमें थाना वाकंड का है, जिसमें चेयरमैन बानी PTI सब अलीमा खान मुलजिम है, उसकी जल्दी शुरू हो गई है। और मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन में फैसलाबाद का फैसला आना है, जहाँ उमर अयूब हैं, कुछ के नाम इन्होंने ले लिए, वहाँ शिबली फराज भी हैं, एक राय साहब है MN, वो भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ, 15-16 शायद पार्लियामेंटेरियन हैं, वो ISI के दफ्तर पे हमला केस में। तो ये चीज़ें जब सिमटा के फिर GHQ हमला केस की तरफ आएंगी, तो वहाँ पे भी फाइनल होनी है। उसमें भी कोई छुपे हुए लोग तो नहीं बोल रहे थे, वीडियो पे आ रहे थे सारे लोग। जैसे कोर कमांडर हाउस लाहौर का होना है, जिसे जिना हाउस कहा जाता है, वहाँ पे भी ये मजमे को इकट्ठा करके और आप आके वहाँ पहुँचा के कहेंगे अब रुक जाओ, ये नहीं हुआ करता। मतलब जब मॉब को आप ले आते हैं तो फिर आपको सजाएं होती हैं ना। वो तो केस अलग ही पड़ा हुआ है अभी तो सिर्फ शेरपाओ केस का हमला हुआ है।
तो ये फैसला इमरान खान और उनकी पार्टी को करना है कि ना तो PMLN को मौका देना पीपल्स पार्टी को। तो जो फौज कह रही है कि आप बार बार उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं कि ये आपने किया है, मुझे तो हैरत है कि वो इतने काबिल हैं कि इतने मुनज़्ज़म अंदाज में सारे पाकिस्तान में अपनी इंस्टॉलेशन पे ही हमले कर लें। वो दुश्मन के लिए हैं और उन्होंने दुश्मन के दांत किस तरह खट्टे किए हैं वो आपके सामने आ चुका है। और अभी तो इसके ऊपर एक और जंग हमारे ऊपर आई खड़ी है। इंडिया टला नहीं है हमारी इतला के मुताबिक, वो तैयार बैठा हुआ फिर, और हम भी तैयार बैठे हैं उसके लिए। हमें उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। फौज भी बार बार यही कहती है कि जो हमारा काम है हमें करने दें। सियासतदान अगर सियासत ही नहीं करना चाह रहे तो फिर कोई क्या करे। बिल्कुल ठीक। अतर काज़ी साहब, ये टुवर्ड्स द एंड मैं इस मामले को कंक्लूड करना चाहूँगा, इस बहस को। ये तो फिर एक नेचुरल आउटकम होगा ना कि जब तहरीक इंसाफ के लोग अगर सजाएं होंगी कुछ मेम्बरान कौमी या सूबाई असम्बली को, तो वो सीटें तो वेकेंट होंगी, और इन्वेरिएबली जब उनके ऊपर फिर इंतखाबात होंगे तो जो हुकूमत में होता है उसको एक एडवांटेज तो होता है कि वो सीटें जीत सके या रिक्लेम कर सके। देखिए, मलिक बचर साहब की जो सीट है उसमें तकरीबन 90,000 की लीड है, लेकिन पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी, इश्तिहारात, तस्वीर, उसको देख के लगता है कि वो तो 90,000 की लीड ये कवर कर जाएंगे, वो भी सीट निकाल लेंगे। बाकी फैसलाबाद में राजा रियाज साहब को टिकट दे दिया गया था, राना एहसान साहब को नहीं दिया गया था। आई होप कि अब अगर कोई सीट खाली होती है तो राना एहसान साहब को, हमारे भाई को, टिकट मिलता है और ये भी कौमी असम्बली में आए तो ये भी यकीनन वो सीट जीत लेंगे, इसलिए कि हुकूमत की कारकर्दगी बड़ी बेहतर है। आप उनकी प्रमोशन ना करें तो आप करेंगे तो फिर काम खराब होगा, कहीं और जैसे हो तो फिर ठीक है, फिर टिकट मिल नहीं, इख्तियार वली साहब हो जाएं, राना एहसान साहब हो जाएं, जो भी जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो जमातों के साथ हैं, किसी भी जमात में हो, उनको जमातें कभी भी जो है अच्छे मौके पे टिकट नहीं देती, दूसरी तरफ ही जाते हैं, चाहे PTI वाले हों चाहे कोई और। राना एहसान अफजल साहब, आप गवाह रहिएगा, ये अतर काज़मी साहब ने पता नहीं आपके साथ नेकी की है या आपका नाम लेके आपके मैंने एक फिक्रा कहना है मुनीब साहब। जी 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 आमिर भाई, ये जो अथर भाई ने अभी एक फिक्रा कहा ना कि वो वर्करों पे नहीं जाते, असल में इशू ये है कि PMLN और पीपल्स पार्टी पे तो ये कभी था ही नहीं। वो वर्कर को भी लाते हैं, करोड़पतियों को भी लाते हैं, क्योंकि बकौल PTI वालों के ये चोर और करप्ट है। अरे भाई, जो आला अरफा नस्ल तैयार हुई थी PTI में, जो इमरान खान अखलाकी को अमालिया की बुलंदी पे थे, वो क्यों लाए मिर्जा अफरीदी को? सवाल इनसे है, ये ना डालें कि वो ये कर रहे हैं तो उनसे नहीं पूछते। यार वो तो हैं ही ऐसे। आप नए आए थे, आप कह रहे थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप तो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे साढ़े 38 महीने, आप तो जमीन पे देखते ही नहीं थे। तो जवाब आपको देना है, किसी और को नहीं देना। बिल्कुल ठीक है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। मैं शुक्रिया दूंगा अपने तीनों मौजूद मेहमानों का, राना एहसान अफजल साहब का, आमिर साहब का और अतर काज़मी साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर देगा, देखने का बहुत शुक्रिया।